तो बच्चों हम लोगों ने बात की थी लास्ट सेशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया तक की, बराबर है। यहां पर मेनली बात थी केसी केपी, क्यूसी क्यूपी और उसको फिर गिब्स एनर्जी से कोरिलेट करने की। ये हमने टर्म्स देखे थे, केसी देखा था, केपी देखा था कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के हिसाब से, क्यूसी देखा था, क्यूपी देखा था अगेन कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के हिसाब से, और लास्ट में उसको थर्मोडायनेमिक्स के डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी से रिलेट किया था, राइट। अब हम लोग आते हैं कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया क्या है उसके ऊपर, और वहां पर यहां पे हमारा डिस्कशन लास्ट खत्म हुआ था कि भाई हमको चाहिए मैक्सिमम यील्ड, जैसे वो मिर्जापुर में बोलता है हमको चाहिए फुल इज्जत, यहां हमको केमिस्ट्री में क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम यील्ड ही चाहिए और सबसे कम टेम्परेचर और प्रेशर और सब कंडीशंस पे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा तरीका यूज करते हैं? So we make use of a very popular principle of chemistry called the Le-Chatelier's principle. Le-Chatelier's principle. Okay. Some Mahan students call it Le-Chatelet principle. It's not. It's a French term. In some places you will find it spelled with C-H-A-T-E-R. Le-Chatelier. ऐसा आपको स्पेलिंग मिलेगा नॉर्मल, ठीक है। Spelling is not important. What does this principle state? Let's try and understand that. And why is it important? I spoke about maximum yield. मैंने क्या कहा, हमको maximum yield चाहिए। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है that we should try to push any chemical reaction in the forward direction. Correct? तो achieve maximum yield, मेरा एम ये होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे आके रुकने से अच्छा जितना पॉसिबल हो वो प्रोडक्ट्स तक आगे जा सके, इससे मैक्सिमम यील्ड मिलेगी, करेक्ट। और ये प्रिंसिपल उसी को हेल्प करता है। कैसे? व्हाट डज इट से? इट सेज दैट चेंज इन एनी फैक्टर्स विल और दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर टू रिड्यूस और टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेन। इन सिंपल वर्ड्स अगर दो शब्द में बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? अगर आप दो वर्ड्स में ली चैटलियर को एक्सप्लेन करना चाहो किसी को तो आप क्या बोलेंगे? कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, या और भी इजी कर लो कॉम्पेंसेटरी चेंज। सिंपल। अगर आपकी सैलरी कम है तो खर्चे कम करो, सैलरी बहुत ज्यादा है खर्चे ज्यादा कर सकते हो। वैसे यहां पे है, अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा? ताकि वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, जो ज्यादा था उसको कॉम्पेंसेट कर सकूं। बात समझ रहे हो? अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? ताकि जितना ये फॉरवर्ड जाए उतना प्रोडक्ट्स बनते जाएं, ताकि रिएक्टेंट्स जो बहुत ज्यादा मैंने ले लिए थे उसको कॉम्पेंसेट कर सकूं, उसको काउंटरएक्ट कर सकूं। इसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनने लगे तो रिएक्शन कहां जाने की कोशिश करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ये इसका फंडा है, राइट? तो इस स्टेटमेंट को मार्क करके रखेंगे। चेंज और इन एनी ऑफ द फैक्टर्स will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of that particular change. This is applicable to all equilibria. So that's why it's a very important law or very important principle, because it's all obviously applicable all across the equilibria, whether it is chemical or physical or ionic or whatever. Now, how does it help us? इसका हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं भाई? तो ठीक है, तो इसीलिए हम मतलब इसका जो हम लोग यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली वो ये है कि वी कैन मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द आउटकम ऑफ अ गिवन रिएक्शन। क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन मेक क्वालिटेटिव प्रेडिक्शंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ गिवन केमिकल ऑफ एनी चेंज इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है, आपने उसमें प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, रिएक्टेंट बढ़ा दिए, कुछ भी जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हो सिस्टम में, उसका क्या नतीजा मिलेगा, क्या इफेक्ट मिलेगा, उसको क्वालिटेटिवली प्रिडिक्ट करने के लिए आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल काम आएगा।
Now please pay attention to one word here. That is a qualitative prediction. Does it mention quantitative? No. It does not tell you anything about the quantity. See, ली चैटलियर का आइडिया ये था कि वो आपको डायरेक्शन बता सकता है. वो आपको ये बताएगा कि अच्छा फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी कि बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी. ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि कितना. अगेन द क्वांटिटी रिलाइज स्टिल ऑन आवर ओरिजिनल इक्वेशंस, जो केसी का इक्वेशन था, कॉन्सेंट्रेशन, या आगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो रेट कितने टाइम में कितना अमाउंट चेंज हुआ. राइट? ली चैटलियर इज कंसर्न ओनली विद द डायरेक्शन टू गिव यू और टू द क्वालिटी ऑफ द चेंज, नॉट द क्वांटिटी ऑफ द चेंज. आई होप दैट इज क्लियर बच्चों. यस, सो वी कैन मेक अ क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन. इस वर्ड पे ध्यान दे देना. ठीक है, ये वैसे कॉन्सेप्चुअल है, इतना कुछ इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट. अभी इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज. एक एक करके चेक करेंगे कि भाई कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होता है. चलो, तो पहला है कॉन्सेंट्रेशन. ऑब्वियसली भाई कॉन्सेंट्रेशन से आपके केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन में चेंज तो आना ही है, सीधी बात है. द कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट कंज्यूम्स द एडेड सब्सटेंस. अभी मैंने बताया, रिएक्टेंट ज्यादा ऐड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा ऐड करोगे तो रिवर्स जाएगा. सिंपल चीज है, इसको लेट्स नॉट ओवर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, अगर रिमूव्ड रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो नेट रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन दैट रिप्लेनिशेस. रिप्लेनिशेस मतलब जब आपने कम कर दिया था तो उसको बढ़ाने के लिए. हाँ, अगर आपने प्रोडक्ट कम किया तो और फॉरवर्ड जाएगा. क्यों? ताकि वो प्रोडक्ट बढ़ा सके फिर से, बिकॉज आपने कम किया था. एवरीवेयर इट इज ऑलवेज कॉम्पेंसेशन. दैट्स व्हाई आई सेड वन वर्ड इज इनफ टू अंडरस्टैंड ली चैटलियर्स, दैट इज ऑलवेज कॉम्पेंसेटरी. ठीक है, देन यू हैव सेम पॉइंट को हम लोगों ने क्यूसी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर भी दिया है ऑलरेडी. ठीक है, हमको पता ही है कि क्यूसी का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं. अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जहां हमको पता है कि भाई न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, हमको मालूम है ये. तो ये क्या बता रहा है, देखो, सिर्फ रीड करना है, मार्क नहीं करना. ध्यान से देखो क्या बता रहा है ये बोल रहा है बॉस, हाइड्रोजन अगर आप ऐड करोगे तो क्यूसी केसी से कम हो जाएगा. ऑब्वियसली ना, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा मतलब यहां डिनोमिनेटर को बड़ा कर रहा हूं, राइट, तो क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी. और क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ये तो लास्ट टाइम भी देखा था. तो रिएक्शन को क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा. सीधी बात है, ये ऑलरेडी पता है हमको, इसमें नया क्या है. ठीक है, तो ये मार्क करने की जरूरत नहीं. अगेन यू कैन जस्ट, एज आई मेंशन्ड बिफोर, फॉर मेनी सच पैराग्राफ्स यू कैन जस्ट रीड एंड इग्नोर दिस पैराग्राफ, दिस एंटायर पैराग्राफ. दे हैव जस्ट गिवन मी फ्यू एग्जांपल्स, नथिंग एल्स. मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, वही बात है, फिर से वही सेम कर रहे हूं. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को वो लोग एक्सपेरिमेंट से भी समझा सकते हैं, जैसे हर चीज को वो ग्राफ से भी समझाएंगे. और इसलिए चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि वो एक ही बात को फिर ग्राफ से समझाएंगे, फिर उसको एग्जाम्पल से समझाएंगे, एक्सपेरिमेंट से समझाएंगे, और फिर मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाएंगे. है एक ही बात पूरी, घूम घूम के वो यही कर रहे हैं. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि ये वाला, अगर आप देखो ये इक्वेशन, ये एक्चुअली Fe3+ एक्वस, ये एक आयन है, और SCN थायोसाइनेटो, ये एक एक्चुअली लाइगेंड होता है. इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायोसाइनेटो. नाम लिख के रखना, नहीं पता है तो नाम लिख लेना बच्चों. क्या नाम है, थायोसाइनेटो. थायो वर्ड मतलब सल्फर, थायो का मतलब होता है सल्फर, और साइनाइड ऑब्वियसली दैट इज साइनेटो. तो ये हो गया बेसिकली एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हुआ जो डीप रेड कलर देता है. ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जितना कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो रेडिश कलर होगा. सीधी बात है, अगर ये कंपाउंड का कलर ही रेड है तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है उतना डीप कलरेशन हो जाएगा ना, और जितने रिएक्टेंट्स हो रहे हैं उतना कलरलेस होता जाएगा. आप बस वैल्यूज को फ्लक्चुएट करके देखते रहो, ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करो, ज्यादा रिएक्टेंट ऐड करो, और फिर ये गेम चलता रहेगा. रेड हो रहा है कि कम, मतलब लाइट हो रहा है कलर या डार्क हो रहा है, बस वो ऑब्जर्व करो. ये आपका एक्सपेरिमेंट है. बात समझ में आ रही है? तो ये पार्ट भी आप रीड करो, इग्नोर करो. ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज पता नहीं क्यों बैठ के रटने लगते. इतने
इतने थायोसाइनेटो में इतना पोटेशियम डालेंगे, इतना पोटेशियम साइनेटो डालेंगे, काय को भाई? क्यों? मतलब बिना वजह रटना नहीं है भाई, ऐसा रटने का प्राइज नहीं मिल रहा है, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम है, जेई की एग्जाम है, हाँ, रटने का प्राइज नहीं मिल रहा है, समझ लो, रीड, मूव अहेड। अगर आपको चाहिए तो आप एक इंफॉर्मेशन से भी याद रख लेना कि ये FeSCN, जो चलो मान लो FeSCN के कलर डीप रेड होता है, बस वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वापस आने वाला है। सेम वे उन्होंने और एक एग्जांपल दिया, अगर आपके पास ऑक्सैलिक एसिड हो, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ऑक्सैलिक एसिड इज द सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है? जिनको नहीं पता वो ये लिख लो, क्या ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH COOH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, H2C2O4, समझा? ये ऐसा है, तो ये Fe के साथ ऑक्सलेटो बनाएगा, जैसे यहां पे मैंने साइनेटो बोला, यहां पे क्या होगा? ऑक्सलेटो, लेटो लेटो मत, पढ़ाई करो, हाँ, तो इसका नाम है ऑक्सलेटो, ठीक है? ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी एक लाइगेंड है, ठीक है? तो दोनों उन्होंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एग्जांपल दिए हुए, कोई बड़ी चीज नहीं। सिमिलर फंडे है यहां पर, और अगेन यहां पर रेड कलर एंड ऑल दोस, द कलर शिफ्ट बेसिकली, व्हाई अगेन आई एम स्पेसिफाइंग, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं मेटल के, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं, तो दे आर वेरी गुड फॉर डिटेक्टिंग कि जितना डीप कलर हुआ उतना प्रोडक्ट बना है, और जितना लाइट कलर हुआ उतना नहीं बना है, सिंपल बात हो गई। तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? ओके, प्रेशर चेंज की बात करते हैं। प्रेशर चेंज क्या बोलता है बॉस? प्रेशर चेंज जो है obtained by changing volume can affect the yields of product in case of gaseous reactants, again applying Le-Chatelier's principle. Now please understand this here, when you want to change pressure, there are two ways of doing it. When you want to change pressure, there are technically two ways of doing it. एक तो आप डायरेक्ट प्रेशर रिलीज कर सकते हो आपके एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस में से, आप एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस है आपके पास, समझो, ठीक है? आपके पास एक चेंबर है जिसमें क्लोज कंटेनर है जिसमें आप कर रहे हो, ठीक है? तो आप प्रेशर रिलीज कर दो, एक अलग चीज है। और दूसरी बात यह है कि भाई आप वॉल्यूम फ्लक्चुएशन से इनडायरेक्टली प्रेशर को चेंज कर सकते हो। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयज लॉ, राइट? मैं वॉल्यूम बदलूंगा तो प्रेशर भी बदल जाएगा, राइट? So the idea is simple. The pressure change that we are looking at, the example that we are looking at is the pressure change that is obtained by changing the volume. Means what we are doing is, हमने solution लिया, अभी solution chapter तो हमने डिटेल में किया, आपको पता ही है, मोलारिटी जो है, concentration जो है वो N/V होती है, किसी चीज की concentration N/V होती है, हमको पता है। अगर मैं वॉल्यूम बदल दूं तो concentration तो मैं चेंज कर ही रहा हूं, साथ साथ प्रेशर भी बदल जाएगा, सीधी बात है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर मैं गैसेस की बात करूं तो पक्की बात है कि अगर मैंने वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर इमीडिएटली चेंज होगा, क्योंकि गैसेस में तो हाईली फ्लक्चुएट होता है ना प्रेशर वॉल्यूम के साथ में, इनवर्सली, राइट? तो यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल आपको दिया, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मीथेन प्लस वाटर, CO प्लस H2 गिव्स CH4 प्लस H2। अब यहां अच्छा, बाय द वे, ये जो रिएक्शन है, ये वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस ऑफ मीथेन का रिएक्शन है। एंड आयरॉनिकली आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो इसको मार्क करके रख लेना, ठीक है बच्चों? I don't know why, but they have not given that added this in your methods of preparation of alkanes. I don't know the reason why they haven't, but they haven't. So, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन करने से मीथेन बनता है। अगेन यहां पर उन्होंने सेम एग्जांपल आपको पूरा का पूरा फंडा दिया हुआ है कि भाई 4 मोल ओरिजिनली आपने गैसियस रिएक्टेंट लिए थे, कैसे थे 4 मोल? एक इसका और 3 इसका, 4 मोल लिए थे। फाइनली कितने प्रोडक्ट्स बन रहे? 1 मोल, 1 मोल मीथेन, 1 मोल पानी, चलो 2 मोल बन रहे, ओवरऑल 2 मोल बन रहे। अगर मैं गैसियस पानी को भी गैसियस कंसिडर कर रहा हूं
तो 2 मोल बन रहे, मतलब कि बेसिकली हियर देयर वाज 4 मोल एंड देयर वाज 2 मोल्स। अब अगर मैं रिएक्टेंट्स को हाफ वॉल्यूम कर दूं तो उसका प्रेशर डबल हो जाएगा, है कि नहीं? वो क्या बोल रहा है, अगर मैं रिएक्टेंट्स को हाफ वॉल्यूम कर दूं, कैसे? इट्स केप्ट इन अ सिलेंडर, आई विल रिड्यूस, पिस्टन रखा, पिस्टन समझते हो, थर्मोडायनेमिक्स में आता है बार बार ना, ऐसा एक पिस्टन होता है सिलेंडर के ऊपर, जैसे इंजन में भी होता है बेसिकली। तो उसको क्लोज कर दिया, लीड को मैंने, और दबा दिया, कंप्रेस कर दिया पूरे सिस्टम को, और उसका वॉल्यूम आधा कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बाकी फंडा सेम, जैसे कॉन्सेंट्रेशन था वैसे यहां पर गैसेस के लिए प्रेशर है। पहले वहां पे मैं केसी या केपी की बात कर रहा था, क्यूपी की बात कर रहा था, सॉरी क्यूसी की बात कर रहा था, यहां पे मैं क्यूपी की बात करूंगा, क्योंकि भाई यहां पे मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं, प्रेशर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा? फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या ये बात सही है? रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ाना मतलब उसकी वॉल्यूम कम करना, और तुमने डिनोमिनेटर को कम किया तो मोलारिटी बढ़ जाएगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टेक्निकली बढ़ रही है, राइट? तो इसको अपन इस सेंस में देख सकते हैं कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन था वैसे ही प्रेशर है। जब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था, तो रिएक्टेंट्स का प्रेशर बढ़ाने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Again, this entire part is nonsense. You can just read and ignore. Again, they've given you the same example. You can just read and ignore. Third one, addition, effect of inert gas addition. ये थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है। आपने इनर्ट गैस डाली, क्या? इनर्ट गैस डाल दी। आपने बोला कि यार बॉस मैं ना वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करूंगा और थोड़ा सा इनर्ट गैस डाल दूंगा, जैसे कि आर्गॉन। सिस्टम में क्या डाल दूंगा? आर्गॉन डाल दूंगा। अब आर्गॉन डालने से ऐसा स्पेसिफिकली मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं वहां पे? मैं एक ऐसा वहां पर एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं विच डज नॉट एक्चुअली टेक पार्ट इन द रिएक्शन। क्या ये बात सही है? आई एम इंट्रोड्यूसिंग आर्गॉन विच विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, सो देयरफॉर द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनडिस्टर्ब। देखो यार, अपन ली शैटलियर प्रिंसिपल बोल तो देते हैं कि ठीक है, हाँ सिर्फ प्रेशर बढ़ा, नहीं सिर्फ रैंडम चीजों का प्रेशर थोड़ी बढ़ाना है, हमें उन चीजों का प्रेशर बढ़ाना था जो रिएक्शन में पार्ट ले रही है। ये एक अनरिटन चीज है, ये अंडरस्टूड सी बात है, ये अंडरस्टूड सी बात है, समझ रहे हो? तो वैसे यहां पर है, देखो ध्यान से, इनर्ट गैस डालने से इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। व्हाई? बिकॉज वो इनर्ट गैस पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनने वाली है क्या? नहीं, उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसीलिए कंटेनर का प्रेशर बढ़ेगा ओवरऑल। यही तो बात समझने की बात है कि कंटेनर का प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं उसमें कुछ भी ठूस दूं तो चलेगा? नहीं, उसमें अगर मैं स्पेसिफिकली उन चीजों का प्रेशर बढ़ा रहा हूं जो रिएक्शन में पार्ट लेने वाली, बात समझे? पार्शियल प्रेशर की बात है। अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर मैं ऐड करता, या सिर्फ ये दो कंपोनेंट लेके कंप्रेशन कर रहा हूं वॉल्यूम में, इन दोनों का प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो फायदा है। मैं इसमें आर्गॉन ऐड करके प्रेशर बढ़ाऊं तो कोई मतलब नहीं है। समझे बात को? बात समझ आई? यस। तो inert gas which does not take part in the reaction, equilibrium remains. If inert gas is added, equilibrium remains undisturbed. Clear हो गया? क्योंकि inert gas में पार्ट नहीं लेना है तो बाकी बात करनी ही नहीं उसके बारे में अपने को। ठीक है, तो ये भी अगेन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिएक्शन कोशेंट कब बदलेगा? जब एडेड ऐसा कंपोनेंट करेंगे जो इन्वॉल्व है रिएक्शन में। देखो ध्यान से, एक एक वर्ड जो है बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। जो एडेड कंपोनेंट है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तभी ही उसको फर्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। ये ऑलरेडी हमने एक छोटी सी बात की थी कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर से उसको फर्क पड़ता है। केसी की वैल्यू को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। क्या ये बात हमने की ऑलरेडी?
यस, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो याद देखो, जब भी इक्विलिब्रियम को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम से चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्यूसी और केसी, देखो यार एट इक्विलिब्रियम क्या था, क्यूसी और केसी सेम थे। एट इक्विलिब्रियम क्या था बच्चों, क्यूसी और केसी सेम थे। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम या कुछ भी चेंज किया तो क्यूसी इज नाउ नो लॉन्गर इक्वल टू केसी, बरोबर है। आपने चेंजेस लाए, क्यूसी इज नॉट नो लॉन्गर इक्वल टू केसी। बट जब आप टेम्परेचर में चेंज लाते हो, किस में लाते हो, व्हेन अ चेंज ऑफ टेम्परेचर अकर्स, कौन चेंज होता है, क्यूसी बदलता है क्या, नहीं, सिर्फ केसी बदलता है। इसलिए तो अभी ये पैराग्राफ की शुरुआत में वापस याद दिलाया ना, कौन अफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर से, केसी अफेक्ट हो रहा है। किशनचंद चेला रेमानी, केसी, चर्चगेट में फेमस कॉलेज है ना, केसी कॉलेज। केसी जो है वो अफेक्ट होता है किससे, टेम्परेचर से, याद रखना। सो वेन एवर अ चेंज इन टेम्परेचर विल हैपन, ओनली द केसी विल गेट चेंज्ड। ऑफ कोर्स in general there is a temperature dependence for the equilibrium constant. now एक छोटा सा यहां पर अगेन नोट करने जैसा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अपन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करेंगे। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसकी एंथैल्पी चेंज कैसा है, नेगेटिव में है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। एक्सोथर्मिक मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। ऐसे रिएक्शन का केसी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझे बात को, यस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑलरेडी, वो हीट लॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हीट लूज करने की कोशिश कर रहा है। तुम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो। तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि केसी की वैल्यू कम हो रही है। समझो बात को, केसी की वैल्यू कम हो रही है। सबको बात समझ में आई, ठीक है। अब इसमें अपन ली शैटलर भी अप्लाई करेंगे, देखो कैसा है। अगर हम लोग इसकी बात करें, क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका, तो ये एंडोथर्मिक हो गया, इसमें केसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना उसको मजा आएगा, उतना वो फटाफट फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। अगेन हाँ, उसकी टेंडेंसी रहेगी फॉरवर्ड जाने की। व्हेन आई से हियर व्हाट इट मींस इज बेसिकली उसकी टेंडेंसी है फॉरवर्ड जाने की। तो यहां पर टेंडेंसी जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की टेंडेंसी है कि भाई हायर टेम्परेचर पे वो बैकवर्ड में जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन की टेंडेंसी है कि वो हायर टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाए। ये दो लाइन जो हैं, इसको मार्क करके रख लेना बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत ही एप्लीकेबल लाइंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, ठीक है। ये यहां लिखी हुई है बट थर्मो में भी बहुत एप्लीकेबल है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को भी टेम्परेचर अफेक्ट तो करता ही है, वो तो पता ही है अपने को। ओके, देव गिवन यू अगेन वन एग्जांपल, यू कैन जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल, नो नीड टू रट्टा मारो द एग्जांपल्स प्लीज, राइट। देयर आर स्टूडेंट्स हु विल सिट एंड लर्न ईच एंड एवरी वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन, डोंट डू दैट, दैट इज स्टूपिड। ओके, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। देन यू हैव अगेन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना। अब यहां पर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लो, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है, यहां पे एप्लीकेशन उसकी थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आएगी। NO2 गैस है, NO2 गैस, राइट, विच इज ब्राउन इन कलर। इसके बारे में हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था बच्चों, और वहां पर हमने देखा था कि NO2 का क्या हो जाता है, डाइमेराइजेशन हो जाता है इनटू N2O4 विच इज अ
कलरलेस गैस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में इसके कलर के बारे में और इसके डाइमेराइजेशन के बारे में आपको पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाया था कि NO2 जो है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, -1 फॉर्मल चार्ज होगा, है ना। तो इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डाइमेराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। ऐसे याद होगा सबको ये, यहां पर अगर दोनों डबल बॉन्ड बना दिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर मैंने एक ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड बना दिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये दोनों साथ में आके अपने चार्जेस को कॉम्पेंसेट कर लेते हैं और N2O4 स्टेबल डाइमर बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये किया था हमने पी ब्लॉक में। तो यहां पर NO2 गैस जो है वो कॉपर विद नाइट्रिक एसिड से बनाई जाती है। ये ऑलरेडी हमने ये भी देखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में कुछ भी डालोगे तो NO2 गैस रिलीज होती है। NO2 के सारे रिएक्शंस को मैंने आपको कैटेगराइज करके कराया था कि कॉन्सेंट्रेटेड वाले के अलग और डाइल्यूट वाले के अलग, और रिएक्टिव मेटल के साथ और लेस रिएक्टिव मेटल के साथ अलग, ये भी किए हुए, है ना। ऑल दैट इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज अगेन फॉर योर रीडिंग पर्पस। दिस इज, इफ यू लुक एट इट ऑनेस्टली, दिस इज अगेन फॉर योर रीडिंग पर्पस। द ओनली MCQ वर्दी पॉइंट्स वर रादर NO2 गैस का कलर क्या है, ब्राउन। डाइमर N2O4 का कलर क्या है, कलरलेस है, डाइमराइजेशन की ओर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से पता होना चाहिए। यहां पे लॉजिकल बात है, अगर आप देखो कि यार 2 मोल NO2 जब N2O4 बन रहा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो भाई प्रोडक्ट बनते बनते जब एनर्जी का लॉस हुआ तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, सीधी बात है। तो N2O4 बनने की उसकी अच्छी टेंडेंसी है। अब ये सारा रिएक्शन करते करते अगर आप देखो कि उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर्स पे इस रिएक्शन को किया है, यानी कि लो टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन करके दिखाया, लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेफर हो रहा है, ठीक है। देन कहां गया, हाई टेम्परेचर पे आपका रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड ये हो रहा है ना, हाई टेम्परेचर पे आपका रिवर्स रिएक्शन। तो देखो यहां पे फिर से प्रूव हुआ ना, एक्सोथर्मिक है ये, नेगेटिव डेल्टा H है, देखो जरा एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव डेल्टा H है, यस। हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है, समझ में आ रही बात। हाई टेम्परेचर पे रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है, दिखाया यहां पे। Kc जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड है। और अगर आप उसको इक्विलिब्रियम पे लेके आ जाओ तो आपको इसका एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी मिल जाएगा। अगर आप हाई टेम्परेचर रख रहे हो तो रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, लो टेम्परेचर रख रहे हो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा आपको, जो आपके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? अगेन ये काफी रेपिटेटिव है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो सीन इन कोबाल्ट, ये आपका अगेन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, और उसका वो COCl4 यानी कि टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट बना रहे हैं। ओरिजिनली इट वाज पिंक, नाउ इट बिकेम ब्लू, जो प्रोडक्ट है वो ब्लू कलर का है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर आपको याद कर लेने कि भाई ये वाले कंपाउंड का ये कलर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको कलर्स के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट है तो पिंक था और यहां पर प्रोडक्ट है तो ब्लू था। अगेन इसके नाम जो, इसका एक नॉमेनक्लेचर जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरा एक अलग सिस्टम है, जैसे IUPAC में नॉमेनक्लेचर का सिस्टम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वैसे एक अलग पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, जैसे थायोसाइनेट हो, वाटर को वाटर नहीं बोलने का, एक्वा बोलने का, क्या बोलने का इसको, एक्वा, उस नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, ठीक है। अभी उसके ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो अपन कोऑर्डिनेशन में देखते हैं अलग से। चलो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट डालने से भी फर्क पड़ता है रिएक्शन के फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने में, सीधी बात है। क्या होता है, अगर कैटलिस्ट है तो वो फटाफट रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहता है, या रिएक्शन को तेजी से आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहता है। कैटलिस्ट का ये काम है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाउ डज इट अचीव
दिस रेट इंक्रीज। एक कैटलिस्ट जो है वो इंक्रीज ऑफ रेट को अचीव कैसे करता है? तो भाई ये देखो, अगर ये आपकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी और ये आपका पीक था, पीक जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, जो ग्राफ का जो पीक है वो क्या है? आपका ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब कि आपके रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा टू बिकम प्रोडक्ट्स। बात समझ रहे हो? और ये जो एनर्जी यहां से यहां जाने के लिए लगती है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पे जाने के लिए आपको जो एनर्जी लगती है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको मैं EA लिख रहा हूं। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि आपकी EA की जो वैल्यू है ना, जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी ना, उसको वो कम कर देता है। मतलब प्रोवाइड्स अ न्यू लोअर एनर्जी पाथवे। समझे बात को? ऐसा कुछ वो बना देगा, एक छोटा पहाड़ बना देगा, तो तुमको कम एनर्जी लगेगी। समझे बात को? वो इतनी बड़ी पीक जो थी उसको वो क्या कर देगा? छोटा। तो कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है? कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस होने से न्यू लो एनर्जी पाथवे बन रहा है फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। जिनको ग्राफ नहीं समझ में आया फिर से देख लो। आपके पास दो ग्राफ में बना देता हूं। एक ग्राफ में आपका ट्रांजिशन स्टेट यहां था, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाने थे। अभी वही रिएक्टेंट है, वही प्रोडक्ट है, लेकिन जो पीक है वो बहुत ही छोटी हो गई। तो पहले इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, अभी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दैट इज द आइडिया। कैटलिस्ट के आने से ये फर्क पड़ा। क्लियर? अब बोलोगे ठीक है भाई, कैटलिस्ट के आने से ये फर्क पड़ा, ठीक है, पर उससे इक्विलिब्रियम का क्या? तो भाई कैटलिस्ट जो है लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इससे होगा ये कि इक्विलिब्रियम पहुंचोगे जल्दी, वहां तक पहुंचोगे जल्दी, टाइम, क्योंकि रेट को अफेक्ट कर रहा हो। रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर क्या वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशंस को अफेक्ट कर रहा है? नहीं। तो इसीलिए कैटलिस्ट का हमारे उस बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में लेना देना नहीं है। इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ना ही वो हमारे केसी के एक्सप्रेशन में आता है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन में, ना ही हमारे एक्चुअल केमिकल इक्वेशन में आता है। तो उसका क्या रोल है? उसका रोल है सिर्फ भाई तो एनर्जी कम कर और अपना रास्ता देख चल। ठीक है, ज्यादा हीरो मत बन, है ना? तो कैटलिस्ट वो है कि भाई नेकी करा और दरिया में डाल। आए कैटलिस्ट, अपना काम किए, रेट बढ़ाए, चले गए, बस उनको जगह नहीं मिली। ठीक है। फ्रिट्ज हेबर नाम सुना हुआ है? हेबर्स प्रोसेस, है ना? जैसे शाहरुख खान का नाम है ना, सुना ही होगा, वैसे ये है हेबर्स। तो इन्होंने आयन कैटलिस्ट, आयन जो है फाइनली डिवाइडेड आयन, इसकी डिस्कवरी की थी अमोनिया के फॉर्मेशन के प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया सबको मालूम है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, हमने किया भी है पी ब्लॉक में। और वहां पर फाइनली डिवाइडेड आयन वाज द कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम वाज द प्रमोटर। ही ऑल्सो फाउंड ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM। अभी ऊपर ये एग्जांपल में मैंने आपको कहा भी कि आप कहीं पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज जरूर ढूंढ पाओगे, है ना? एक है जहां पे फॉरवर्ड जा रहा है, एक है जहां पे बैकवर्ड जा रहा है, तो कहीं पे तो एक ऑप्टिमम रेंज मिलेगी आपको टेम्परेचर की, ऑप्टिमम वैल्यू। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने क्या किया? ऑप्टिमम वैल्यू ढूंढ ली। सिमिलरली हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी देखा है बच्चों, आपको मालूम ही है सबको। H2SO4 का फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 जो कैटलिस्ट है, कौन से स्टेप में? S + O2 SO2, SO2 + O2 SO3, सेकेंड स्टेप, याद कर लेना। उसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड है। सिमिलर फंडा उसमें भी होता है। फॉरवर्ड जाने के लिए हम लोग ये वाला कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, राइट? एक छोटी सी बात यहां पर नोट करने जैसी है कि अगर एक रिएक्शन का K बहुत ही छोटा है, एक रिएक्शन का K जो है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही छोटा, मतलब समझो उसके K की वैल्यू है 10⁻⁴, तो इसमें कैटलिस्ट डालने से कोई हेल्प होगा क्या? नहीं।
इसमें ऐसा हो जाएगा कि कोई 50% लाने 40-50% लाने वाला बच्चा है, उसके पेरेंट्स मेरे पास आके बोले कि सर इसको जेई एडवांस की केमिस्ट्री सिखा दो, नहीं होगा ना। आई हैव टू बी रियलिस्टिक एज अ टीचर, आई हैव टू टेल यू बेटा तेरे से नहीं होगा। वैसे ही यहां पे कि भाई अगर तुम्हारा के इतना ही पुअर है तो उस पर कैटलिस्ट डाल के ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ये छोटी सी नोट करने वाली बात है, इसका कोई ऐसे रेलेवेंस इतना नहीं आएगा, बट हाँ कि कैटलिस्ट का इसमें कोई हेल्प नहीं है। ये वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के एमसीक्यू में आ सकता है। चलो, देन यू हैव आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पे टेक्निकली हो गया समाप्त, खत्म। अब आते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, देखो जरा, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में जरा एक बात मैं बता रहा हूं वो ध्यान में रख लेना। जब आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात आती है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप पहले से ही स्टार्टिंग से ग्रास्प कर लो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत काम आता है, कि यार देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट there is weak electrolyte and there is non electrolyte, करेक्ट। केमिस्ट्री में 3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिजिक्स के भाषा में बोले तो कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, बरोबर है। इनका जो रिलेशन है वो किस चीज से है? इनका रिलेशन है इनके आयॉन्स से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे और आपको ढेर सारे आयॉन्स देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर पार्शियली डिसोसिएट होंगे और थोड़े थोड़े आयॉन्स देंगे, और यहां पर नो डिसोसिएशन एट ऑल, करेक्ट। कोई भी आयॉन्स नहीं है, कोई भी आयॉन्स नहीं है। आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन आप ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्यों बता रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली आयॉन्स की बात हो रही है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो मुझे ये बताओ, जरा लॉजिकली सोच के बताओ, खुद सोचो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो रिएक्शन हो रहा है उसकी टेंडेंसी होगी फॉरवर्ड जाने की या बैकवर्ड जाने की डिसोसिएशन रिएक्शन में? मेरे सवाल को समझो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है कि बैकवर्ड जाने की है रिएक्शन की? फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है, वो डिसोसिएट होना चाहता है। क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि वो बैकवर्ड जाएगा? नहीं, सीधी बात है, नहीं जाएगा। अच्छा, क्या अगर मेरे पास बहुत ही वीक, एकदम घटिया, मतलब नो आयॉन्स वाला, तो ये होगा ही नहीं। उतना छोड़ो, ये होगा ही नहीं। उतना डिसोसिएट क्या, ये होगा ही नहीं डिसोसिएट। ये वैसा वाला है, वो जो नोट अभी मार्क की ना, कि इसमें कोई फायदा नहीं है करके, सही है ना। ये आयॉन्स देने को तैयार ही नहीं है तुमको। तो एक्चुअली बैकवर्ड जाने की कैपेबिलिटी किस में है? हाँ, तो मैं आपको ये पहले तो समझाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इंप्रेस अपॉन यू द आइडिया दैट व्हेन वी टॉक ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम वी आर ओनली गोइंग टू टॉक ऑफ दिस। डिड यू गेट दैट? वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड विद दिस, वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड विद दिस। क्लियर? पहले से क्लैरिटी रहेगी तो अच्छा है ना, पता है क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें सिर्फ उनकी बात करनी, और ये जो डबल एरो ये सिर्फ वीक वाले में ही आएगा, है ना। अच्छा, और एक चीज इसको जरा इसके अल्फा से भी रिलेट कर लेते हैं। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में वैसे तो पढ़ा है ऑलरेडी, पता है हमको। इसको अल्फा से रिलेट कर लें तो इसका अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, 100% डिसोसिएशन दिखाता है ये। इसका अल्फा जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं है, और इसका अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही रहेगा। क्लियर? तो अगेन इससे मैथमेटिकली भी प्रूव होगा कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही फोकस करने वाले। क्या ये बातें भेजे में जा रही हैं? तो क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो? अब आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है
क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त मुझे H2SO4 की बात करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या मुझे HCl की बात करनी चाहिए? नहीं। क्या मुझे NaCl की बात करनी चाहिए? नहीं। क्या मुझे K2SO4 की बात करनी चाहिए? नहीं। मुझे स्ट्रॉन्ग वाले मुझे सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इन सब की बात एक्चुअली नहीं करनी चाहिए इक्विलिब्रियम के वक्त नहीं करनी, इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के। हाँ, इनका आप रोल जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट में आएगा, इनका रोल जो है वो आपके इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आ जाएगा, बफर में भी आ जाएगा सॉल्ट्स का रोल। बट आयोनिक इक्विलिब्रियम, द आयोनिक इक्विलिब्रियम विल बी स्टडीड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। कॉन्सेप्ट भेजे में गया एकदम बढ़िया। अब आते हैं असली मुद्दे पे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब ऐसे कंपाउंड्स पे अप्लाई हो जाए जिनमें आयोन्स बनने वाले हैं तो आयोनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो क्या नया कुछ होगा? नहीं भाई, केसी वही केसी केपी क्यूसी क्यूपी, पर अब उन चीजों की बात करेंगे जहां पे आयोन्स बनने वाले, उन चीजों की बात करेंगे जहां पे आयोन्स बनने वाले, बस सिंपल। तो हमारे जो माइकल फैराडे थे, है ना, जिन्होंने हमें फैराडेज लॉज भी दिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी करा था, क्योंकि उनकी पूरी स्टडी ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड थी। माइकल फैराडे वो थे ना जिन्होंने पतंग उड़ाई थी, पता है? मैं ऐसे ही बताता हूँ बच्चों को, उनको बिजली के झटके लगे थे। एक पिक्चर है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर हु इज द हीरो, निक केज, हाँ निकोलस केज आई थिंक सो, उसमें द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस, हॉलीवुड की एक फिल्म है, आप लोग देखना कभी फुर्सत मिले तो पूरी पिक्चर मत देखने बैठना, बट उसके एक सीन कोई देख लेना यूट्यूब पे। उसमें ना जो माइकल फैराडे ने एक पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, और फिर वो वायर को यूज करके फिर इलेक्ट्रिसिटी को उस केज लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप करने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, उसको उन्होंने उस फिल्म में यूज किया है और बहुत अच्छा दिखा है। ठीक है, सॉर्सरर्स अप्रेंटिस करके एक फिल्म थी, बहुत बच्चों ने सुनी भी, आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, फ्लॉप फिल्म थी, बट मेरे को वो याद रह गया कि अच्छा ये तो ये फैराडे वाला है करके। ठीक है, एनीवे, तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई किया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि भाई स्ट्रॉन्ग, नॉन और वीक, 3 कैटेगरी शुरुआत में बता दिए। अब उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? 100% आयोनाइजेशन वालों पे फोकस किया क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए? नहीं। अच्छा, 100% आयोनाइजेशन वाले तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बढ़िया है, हाँ कि ना? है ना, वो तो बेस्ट है। वो तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी होती है तो वो बहुत मजेदार चीज होता है कि भाई अरे चलो अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारे आयॉन्स देगा, ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मजा ही आ जाएगा लाइफ में। लेकिन हम फोकस करेंगे इनके ऊपर जो 2%, 5%, लेस देन 5%, 1%, 0.5% ऐसे आयोनाइज हो रहे हैं, हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। जिसका सबसे अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है एसिटिक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, यस वी नो दिस। तो एसिटिक एसिड बहुत अच्छा एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम जब आयोनिक इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं, आप कोई भी बुक उठा लो, आपको एसिटिक एसिड का जरूर एग्जांपल सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि लेस देन 5% आयोनाइजेशन होता है। कितना उसका? लेस देन 5%। अब ऑब्वियसली वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूशन, कोई 1%, 2%, 0.5%। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का अलग होता है, नॉर्मल एसिटिक एसिड का अलग होता है, बट एसिटिक एसिड इन जनरल इज कंसिडर्ड, और ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर इन जनरल कंसिडर्ड एज वीक एसिड्स। इतना आप याद रख लो। ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी वीक एसिड्स हैं, जैसे कि कार्बोनिक। मैं एग्जांपल्स आपको पूरी लिस्ट लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयॉन्स एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? आयॉन्स और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम है।
एंड दिस इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो कोई पूछे आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलेंगे कि द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन आयॉन्स एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। आई हैड वन स्टूडेंट हु यूज्ड टू रीड दिस एज यूनियनाइज्ड। इंग्लिश में एक शब्द होता है यूनियनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड है ये, जो फॉर्मिंग अ यूनियन है, सारे वर्कर लोगों ने यूनियन बना के हड़ताल कर दी, वो वाला यूनियन नहीं गधों। ये अनआयोनाइज्ड है, पढ़ना सीखो। Let's write an example here and try and understand in detail what they are trying to say. So they say boss, ये देखो यार, अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है तो ऑब्वियसली एक मोल में तो मेरे पास एवोगैड्रो नंबर होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के, वो तो पता ही है मेरे को। हाँ, पहले वो यूनियनाइज था, वो अनआयोनाइज्ड जो भी है। तो ये जो एसिटिक एसिड है, बिकॉज ये वीक है, मुझे पता है कि ये स्प्लिट तो होगा, डिसोसिएट तो होगा, बट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये मुझे कार्बोक्सिलेट आयन देगा, दैट इज CH3COO माइनस, प्रोटॉन तो देगा ही, पर साथ साथ ये मुझे बहुत सारे अनआयोनाइज्ड रिमेनिंग पार्टिकल्स भी देगा, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इमेजिन करो कि समझो मेरे पास इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे। कितने? 100 मॉलिक्यूल्स थे। तो उसमें से दो जो है वो डिसोसिएट हुए और 98 जो है वो अनडिसोसिएटेड है। मैं अनआयोनाइज वर्ड नहीं, मैं अनडिसोसिएटेड वर्ड यूज कर लूंगा, सिंपल है। अनडिसोसिएटेड रह गए, ठीक है ना। अब ये मुझे क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि भाई एक तो ये वीक है, पहली बात, और दूसरा कि यहां पर जब प्रोडक्ट्स बन चुके तो प्रोडक्ट साइड पे भी अगर मैं देखूं तो कुछ आयॉन्स है और कुछ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। इस रिएक्शन पे मैं मेरे ओरिजिनल इक्वेशन जरा चिपका के देखता हूं। कौन से वाले? केमिकल इक्विलिब्रियम वाले, केसी के इक्वेशन। तो आप बोलोगे ठीक है कि एट इक्विलिब्रियम क्या बचा है? तो एट इक्विलिब्रियम मेरे पास CH3COOH ढेर सारा अनआयोनाइज्ड बचा हुआ है, मेरे पास H+ बचा हुआ है प्रोडक्ट साइड पे, और मेरे पास कार्बोक्सिलेट बचा हुआ है प्रोडक्ट साइड पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चे ना, यहां पे मैं चीजें क्लियर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता है आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हो। कुछ बच्चे हमेशा ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, सर ये तो प्रोडक्ट साइड पे है ना, आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा? कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? तो मेरे भाई, ये मैंने सिर्फ आपको राइट पे समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये एक्चुअली इधर ही है, ये रिमेनिंग है, ये प्रोडक्ट ये बना थोड़ी है, ये सिर्फ रिमेनिंग है। आइडियली मुझे ऐसे दिखाना चाहिए था कि 100 में से अब 98 क्या बच गए, ऐसा मुझे दिखाना चाहिए था। समझ रहे हो बात को? तो अब समझो, अगर मैं ऐसे बोलता कि समझो ये 1 मोल है, इंस्टेड ऑफ नाउ सेइंग 100 मॉलिक्यूल्स, नाउ आई एक्सप्रेस इट इन केमिस्ट्री का भाषा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज। अगर मैं बोलता कि ये मेरे पास 1 मोल है और मैं बोलता ये 0.01 मोल डिसोसिएट हो गया, तो क्या आप इसका केसी इजीली निकाल लेते बच्चों? 10⁻² इंटू 10⁻² अपॉन नीचे कितना बचा? 1 है ना, तो नीचे बचा 0.99 मोल। तो मेरा केसी का वैल्यू आ गया, राइट। बट डिफरेंस इज, वहां पे मैं जेनेरिक रिएक्शंस के लिए अप्लाई करता, यहां पे मैं जब आयोन्स बन रहे हैं उनके लिए अप्लाई कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए मैं अब इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम बोल दूंगा। कुछ नया नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, राइट। ऑल्सो ऑब्जर्व करने जैसी एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग बात, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू द ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि इतना खराब अल्फा है इसका, मतलब इसका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना खराब है कि मैं डिनोमिनेटर को ओरिजिनल जितना भी मान लूं तो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, तो ये 1 माइनस अल्फा है। ये कितना है? 1 माइनस अल्फा है, तो ये 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। सिंपल। अगर n मोल्स होते तो मैं n अल्फा बोल देता, कौन सी बड़ी बात है, n माइनस अल्फा बोल देता। बात जा रही है भेजे में? यस। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, सबसे चिंदी, इजी, मतलब मजाक इजी। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट मजाक इजी। क्या है देखो,
एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को समझने के लिए हमको 3 कॉन्सेप्ट समझने। कौन से 3 कॉन्सेप्ट? अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमारे लुइस बाबा, जीएन लुइस। इन्होंने, इन तीनों ने, और रादर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हमको अलग अलग बताया गया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। मतलब इसको समझाना मतलब कि बच्चों की, आप लोग की इंटेलिजेंस को इंसल्ट करने जैसा है। अर्हीनियस बोलता है जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या बोल के गए? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बोले प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। और लुइस बाबा बोले लोन पेयर के हिसाब से, ये बोले लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। अब अर्हीनियस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग स्कूल लेवल से बेसिक जो पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो H+ दे रहा है वो एसिड है ये। और इसका वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? एक्वस सॉल्यूशंस के लिए, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो स्कूल लेवल पे या अगर बेसिक लेवल पे हम बात करें तो आप लोगों को यही वाला हमेशा सिखाया जाता है, बहुत आसान है, ठीक है ना? ओके, अब एसिड और बेस क्या होता है ये तो इजी है और मैंने बताया कि चलो ठीक है, आपको आ गया। कुछ 1-2 छोटी MCQ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। द वर्ड एसिड ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस दैट इट हैज अ सावर टेस्ट, ठीक है? एसिड वाली चीजें हमेशा खट्टी होती हैं। दही में लैक्टिक एसिड है वो खट्टा है, नींबू में सिट्रिक एसिड है वो खट्टा है, पता है अपने को। इमली में टार्टारिक एसिड है, टैमरिंड में टार्टारिक एसिड होता है। ब्लड रोकने के लिए अपन हल्दी लगाते हैं ना, कहीं खून आ रहा है तो ब्लड रोकने के लिए। वैसे हल्दी में कुछ नहीं होता। यहां पे देखो एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर, सिरका बोलते हैं अपन हिंदी में, ये एसिटिक एसिड है। लेमन, ऑरेंज, ऑल दी सिट्रिक फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स, ये ना, ओके। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में, गैस्ट्रिक जूस में 1.2 to 1.5 लीटर पर डे। और इसका पीएच कितना है हमारे स्टमक के एसिड का? पीएच है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। मतलब हमारे स्टमक का एसिड बहुत भयंकर एसिड होता है, ठीक है? मेटल डाल दिया तो वो भी पिघल जाएगा इवेंचुअली। स्टमक का HCl काफी स्ट्रांग होता है। हमारे पास तो लाइनिंग होती है म्यूकोजा की जो बचा के रखती है हमारे स्टमक को। अगर वो लाइनिंग फट गई तो फिर लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, जो पेट में अल्सर हो जाता है, सुना होगा, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है? अब मैं बायो में नहीं जा रहा, लेट्स रिमेन ऑन केमिस्ट्री, नहीं तो मेरा बायो चालू हो जाएगा, GIT पढ़ाने लग जाऊंगा। बेसिस आर बिटर, एसिड्स आर सार, बेसिस आर बिटर। ये सारी चीजें तो बेसिकली सबको मालूम ही है कि भाई जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है एसिड से और बेस से ब्लू हो जाता है। वन ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ केमिस्ट्री दैट आई कीप रिपीटिंग इज मेटल प्लस एसिड अगर आप यूज करते हो तो हमेशा ये हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, या तो नेसेंट फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ये मेटल का जो भी सॉल्ट है वो बन जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, मतलब मेटल प्लस एसिड कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो आपको हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका टिन इन HCl, आपका सोडियम इन HCl, आपका कॉपर विद HNO3, आपका ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हम लोग मेटल प्लस एसिड के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं। सोडियम इन इथेनॉल हम लोग मेंडियस रिडक्शन में यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है? तो ये लॉजिक को आप ध्यान में रख लेना कि मेटल जो है वो एसिड के साथ में जब काम करता है तो वो अपना क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज करता है, ओके। सिमिलरली जो बेसिस है वो ऑब्वियसली लिटमस पेपर को क्या कर लेते हैं? ब्लू कर लेते हैं, ठीक है? दे टेस्ट बिटर, एसिड खट्टा, एसिड सार, बेस बिटर। बेस के एग्जांपल है वॉशिंग सोडा,
दैट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, ये अपन ने ऑलरेडी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में किया हुआ है। और बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी अपने को मालूम है ना। और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह। सॉल्ट इज अ जेनेरिक टर्म फॉर समथिंग दैट हैज आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दैट इज मेड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड कॉमनली मिलता है, कॉमनली है, यूज करते हैं, इसलिए कॉमन सॉल्ट है, बाकी सारे भी सॉल्ट ही हैं। ठीक है ना। ओके, नाउ अगेन दिस पार्ट आई वांट यू टू जस्ट रीड एंड गो थ्रू इट, इसमें कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअली इतना कुछ नहीं है, तो इट्स ओके। हाँ, एक आधी लाइन है जैसे कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑफ कोर्स, यस। और फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो इसको, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो बेसिकली आपके कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। यहां पर उसका इतना ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई है, दैट इज 80। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, पानी देखो अपने आप ये नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब आप उसमें सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट आयॉन्स बनाता है और आयॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। 3 इडियट्स, आमिर खान, सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ऑब्वियसली मतलब इसका ये मतलब है कि अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर लाऊं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता इन जनरल। हमारा बीएमसी का पानी जो है वो करता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा गंदगी भी होता है, बट ठीक है। Okay, then you have, if you put hydrogen like hydrochloric acid or acetic acid or anything, you put any acid or base or salt, जैसे आप पानी में डाल देते हो तो तुरंत पानी जो है वो कंडक्शन चालू कर देता है। फिर से बाकी उन्होंने वापस वही रेपिटेटिव चीजें लिखी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। Arrhenius concept, honestly just read, I just told you what is Arrhenius concept। जो H+ दे वो एसिड, जो OH- दे वो बेस। हाँ, एक छोटी सी चीज जो है, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आर्हीनियस का एसिड कौन है। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूं, चलो मान लो कि FeCl3, चलो ये बोलो FeCl3, पहली बात ये एसिड है कि बेस है, पहले ये आइडेंटिफाई करो, और फिर कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करो। तो आप बोलोगे ठीक है ये FeCl3 है, तो इसमें 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1, 2 और 3, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, आयन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और बिकॉज ये लोन पेयर एक्सेप्टर है इसलिए ये एसिड है अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको जज करना है। लुईस बेस है, जैसे कि ये NH3 अमोनिया, तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये H+ को अपना लोन पेयर दे देगा, और अमोनियम, the classic ones is AlCl3, we use it in organic chemistry all the time। अगेन ये भी लुईस एसिड है, सिमिलर, जिसका इनकम्प्लीट एसिड ऑक्टेट हो वो लुईस एसिड, जिसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो जनरली और लोन पेयर भी हो लुईस बेस। एक रेयरिटी है, कौन? वाटर। ये सब कुछ है, ये आर्हीनियस एसिड भी है, आर्हीनियस बेस भी है, मतलब ये एक्चुअली तो एम्फोटेरिक है ना पानी, क्योंकि H+ भी है और OH- भी है। इसके पास लोन पेयर भी है, इसके पास H+ भी है देने को, लोन पेयर डोनेट भी कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेगा, सब कुछ करेगा ये, ठीक है। तो आपको रैंडमली उठा के वो कोई भी एसिड और बेस दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये लुईस के हिसाब से है या आर्हीनियस के हिसाब से या लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला आर्हीनियस कॉन्सेप्ट यू कैन जस्ट एज आई सेड रीड। वन स्मॉल थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, आर्हीनियस ने H+ का नाम तो ले लिया, आर्हीनियस ने H+ यानी कि हाइड्रोजन आयॉन्स, प्रोटॉन्स का नाम तो ले लिया, बट प्रोटॉन्स रियलिटी में एग्जिस्ट अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि बेयर प्रोटॉन जो अकेला प्रोटॉन है, जिसका मैंने बहुत प्यारा सा नाम रखा है, आप लोग को मालूम है, बुकानंगा हाइड्रोजन। बुकानंगा हाइड्रोजन कुछ है ही नहीं ना बेचारे के पास, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ले गए,
वो इसको H+ को देख के मुझे शक्ति कपूर की याद आती है, वो अंदाज अपना अपना में प्रोटॉन ही है ना, सिर्फ एक प्रोटॉन है बेचारे के पास, इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं। वो अंदाज अपना अपना में शक्ति कपूर है ना, जिसके सब हीरे डायमंड लेके भाग जाते, ये वैसा है, ठीक है। तो ये H+ जो है ये बहुत रिएक्टिव है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये जा रहा है सब जगह, भाई इलेक्ट्रॉन दो, भीख मांग रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल को आ जाती है इसके ऊपर दया, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल बोलता है भाई एक काम कर, सुन मेरे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो एक काम कर, तू एक लोन पेयर ले ले चल। तो वो क्या दे देता है, H+ को अपना लोन पेयर दे देता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में बनाओ तो कुछ इस तरह का दिखेगा। पानी के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो उसने दे दिया, तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का तैयार हुआ। तो अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया, तो ओवरऑल फॉर्मल चार्ज आ गया +1। बात समझ आई? यस और नो? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसा होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। कैसा होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो भाई 3 बॉन्ड बने हुए और एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर के कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन अमोनिया। अमोनिया में भी तो वही होता है, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, सेम है ना। तो हाइड्रोनियम आयन की ज्योमेट्री समझ में आई? हाइड्रोनियम आयन की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री नहीं समझ रही तो टेंशन मत लो, वो केमिकल बॉन्डिंग में है, ठीक है ना। चल, तो यहां पर एक नोट, यही बस बात करने वाली बात थी कि यार जब प्रोटॉन की बात होती तो सिर्फ प्रोटॉन मत बोलो, हमेशा हाइड्रोनियम कहो। डोंट रेफर टू इट एज H+ ओनली, यू ऑलवेज हैव द habit of referring to it as hydronium, that is H3O plus हाइड्रोनियम। IUM हाइड्रोनियम, इयम से पता चलता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। चलो ओके, अगला देखते हैं। अगर MOH है, बेस है, तो भाई बेस की आयोनाइजेशन ऐसी होगी, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आरीनेस ने बोला OH- है, चलो मान लिया, खत्म करो। ओके, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था? ठीक है, पूरा नाम भी मार्क कर लो, दे डोंट आस्क, ठीक है। अच्छा, अगर आप कुछ MCQ बुक्स वगैरह जो है ना आपकी, वो खोल के देखोगे, दे हैव आस्क्ड लाइक रियली स्टूपिड क्वेश्चंस। आई हैव सीन क्वेश्चंस लाइक जोहान ब्रॉन्स्टेड कौन सी कंट्री से थे? अरे भाई ये नहीं आता है, जेई वालों को नहीं पड़ी है इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, ये तुम्हारे क्लासेस वासिस के जो भी नौटंकी नोट्स होते हैं ना, सॉरी टू से, बट उसमें वो पूछे जाते हैं ये फालतू क्वेश्चन कि कौन इंग्लिश था और कौन हॉलैंड से आया था और कौन जर्मनी से आया था, ठीक है। तो ये रटते मत बैठो यार, हाँ, नाम जान लो बहुत है। मुझे भी नहीं पता है कौन सा साइंटिस्ट कहां से आया था, मैं नहीं उनकी कुंडली बना रहा, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला भाई जो डोनर है किसका, प्रोटॉन का, वो एसिड है, और जो एक्सेप्टर है प्रोटॉन का वो बेस है। ऑलरेडी हमने ये देख लिया, इसमें कुछ नया नहीं। अगेन ब्रॉन्स्टेड लॉरी में डिफाइन बहुत आसानी से कर दिया, पर मेन क्वेश्चन आपका आता है हमेशा, और अगेन ये पॉपुलर टाइप ऑफ MCQ है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, भले वो नीट हो या जेई हो या कोई भी एग्जाम हो, ये जरूर आता है कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, पहली बात। दूसरा कि वो वीक है कि स्ट्रांग है। दूसरा क्या है, वो वीक है कि स्ट्रांग है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो पहले समझो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है बच्चों। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड किसको बोला था? प्रोटॉन डोनर को बोला था, है ना। तो जो भी तुमको मॉलिक्यूल दिया है उसमें से H+ निकालने के बाद जो बचता है, ध्यान से सुनना,
क्या बोला मैंने? H+ निकालने का जो मॉलिक्यूल दिया, अच्छा चलो, जो मॉलिक्यूल मतलब अगर मैं मॉलिक्यूल को एसिड बोल रहा हूं तो ही वो H+ देगा, तो ये जो बचा इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये यहां लिख देता हूं, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो बेस है वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, जो एसिड है वो H+ को डोनेट कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना? अच्छा यहां पे एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़े से। अगर आपको कोई बोले कि चलो आप ये लेके आओ NaOH, NaOH का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, तो पॉसिबल है कि NaOH का कॉन्जुगेट एसिड बनाना, क्योंकि NaOH आर्हीनियस के हिसाब से बेस था, ना कि किसके साथ, ना कि ब्रॉन्स्टेड के साथ। अपने वो ब्रॉन्स्टेड थियरी से लाना है ना। तो समझो मैं आपको बोलूं कि H2O वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, क्या बोलोगे? H3O+। समझ रहे? इजी है। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? अब अगर ये एसिटिक एसिड को मैं बोलता कि ये वीक एसिड है, कैसा ये वीक एसिड है, तो इसका बेस बहुत ही स्ट्रांग होगा, एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर मैं बोलूं कि HCl बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, तो Cl- बहुत ही खराब बेस होगा, क्योंकि उसमें से H+ निकालने से बना। सो ये हुआ। अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनिया का देख लो एग्जांपल। NH4+ हो जाएगा। तो अमोनिया अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमोनिया स्ट्रॉन्गली बेसिक है। I don't know what I was thinking. Of course, ammonia is a weak base. Okay, and ammonium becomes a strong conjugate acid. Of course, ammonia is a weak base because this forms NH4OH ना, पानी के साथ NH4OH बनाता है, जो obviously एक weak base है, ठीक है। I don't know, मेरा शायद ध्यान नहीं था। चलो now, तो NH3 जो है वो weak है और NH4+ जो है वो strong है। तो करस्पॉन्डिंगली अपन कोई भी अपने को दिया रहेगा, कोई भी सब्सटेंस दिया रहेगा, इजीली उसका हम लोग, जैसे कि यहां पर H2SO4 का समझो, अगर मैं कॉन्जुगेट बेस लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा HSO4- है कि नहीं? अच्छा HSO4- कैन ऑल्सो बिहेव लाइक, आपने एक चीज नोटिस करी कि HSO4- जो है ये कॉन्जुगेट बेस है यहां पर, और ये यहां से एसिड भी बना पा रहा है, यहां से क्या बना पा रहा है, एसिड भी बना पा रहा है एक तो, ठीक है। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। अगर मैं इधर HSO4 लिख देता ऐसा, तो ये SO4 2- दे देता, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि HSO4 जो है, HSO4- यानी कि बाइसल्फेट आयन, इसका नाम क्या होगा, बाइसल्फेट आयन, ये एसिड भी है और बेस भी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से। क्या ये बात सही है? कैन आई से द सेम इज एप्लीकेबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल? अगर HOH है, ये मेरे को H3O+ दे रहा है, ये OH- है ना, यस। सेम वे आप फॉस्फेट के लिए, हाइपोफॉस्फेट के लिए कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी में कॉन्जुगेट एसिड भी है और कॉन्जुगेट बेस भी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, नो प्रॉब्लम। और ऐसे बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह उठा के देखोगे, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कॉन्जुगेट एसिड भी है और कॉन्जुगेट बेस भी
बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, एंड वाइस वर्सा, ये बात भी सच है। ओके, लुइस एसिड लुइस बेस, ये जीएन लुइस ने दिया था। ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। BF3 जैसे कि आपका लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लुइस एसिड है। अब आयोनाइजेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आयोनाइज कौन होगा, कैसे होगा। इस पार्ट को भी पूरा का पूरा आप रीड कर लो। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल है, जैसे कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक परक्लोरिक एसिड, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बारे में हमने वैसे पी ब्लॉक चैप्टर में अगेन पढ़ लिया है। परक्लोरिक एसिड है ना, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, 4 मैंने बताए थे। और वहां पर मैंने पूरी लिस्ट लिख के दी थी कि कौन सा वाला एसिड आपको याद करना है स्ट्रक्चर के साथ, याद होगा। यहां पे इसको हमने ऐसे लिखा था, देख लो, HClO4, राइट। अब यहां पर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है परक्लोरिक एसिड, या HCl है, या HBr है, या HI है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है। ये सब स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ये मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखवा दिया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाते हैं। सेम वे स्ट्रॉन्ग बेसिस, कौन से वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं? पूरा इस पर आधे घंटे का लेक्चर दिया है मैंने। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एल्कली जो मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके हाइड्रोक्साइड्स जनरली आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ग्रुप डी के जो मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेसिस होते हैं, राइट। ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पीरियोडिक टेबल एज वेल एज योर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड ऑल दोज। यस, सो विल नॉट गो अगेन इनटू दैट इन डिटेल। Stronger acid donates proton to the stronger base. We know that strong acids are weak conjugate bases. ये भी पता है, repetitive, बार बार repeat, right? तो इसको पूरा रीड कर लेना, कुछ नहीं समझे तो पूछ लेना। अगला आता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये बकवास है, आयोनिक प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, पढ़ेंगे दोनों बट फोकस करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जरा अगेन लेट मी टेक यू बैक टू the idea of ionization of water, the idea of ionization of water। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए बच्चों, वो ये कि वाटर जो है वो अपने आप आयोनाइज होना चाहता है क्या? आंसर है नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई स्टिमुलस दो, उसमें कोई सॉल्ट डालो, कोई एसिड डालो, कुछ भी डाल दो, तो वाटर फिर आयोनाइज होना चाहता है। ठीक है, ऐसा उसका आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम होगा H+ और OH-। आप बोलोगे ठीक है, अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल वाटर होगा तो ये H3O+ बन जाएगा। H+ क्या करेगा? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम बना देगा। ये भी बात सही है। वेयर आउट ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स वन इज बिहेविंग लाइक एसिड, द अदर इज बिहेविंग लाइक बेस, करेक्ट ना। ये वाला क्या करेगा? H+ देगा और ये इसके साथ जुड़ के हाइड्रोनियम बना देगा, और इसका जो OH- बचा वो यहां पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना, है ना। अब फंडा ये है कि आप वही अपना पुराना वाला जो लॉजिक था वो ये लगाओ यहां पे, कि इसके लिए आप केसी जो बनाते, आप क्या बनाते? आप बनाते प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये बात सही है? सेम ही हुआ ना, H2O का स्क्वायर, सीधी बात है। यही बनाते हम, और क्या बना लेते। अब मुद्दा ये है कि भाई इसको मैं केसी बोलूं या कुछ और नाम दे दूं। तो यहां पर उन्होंने उसको कुछ और नाम दे दिया और उसको बोल दिया KW। क्या बोल दिया? KW। यहां पर आप जब KW को देखोगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये KW में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो शुरू में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आयोनाइजेशन बहुत ही वीक स्तर पे हो रहा है, बहुत ही वीक आयोनाइजेशन हो रहा है, समझो मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे पानी के, मतलब ऐसे ना मेरे पास एवोगाड्रो नंबर था, और उसमें से ना 100 मॉलिक्यूल मुश्किल से डिसोसिएट हुए, तो आप बोलोगे ना नेग्लिजिबल डिसोसिएट हुआ है। यस,
तो जो मेरे पास रिएक्टेंट बचे थे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो लगभग कांस्टेंट थी, एज इट इज थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया था, तो मैं उसको हटा देता हूं, उसको 1 मान लेता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं, 1 नहीं कांस्टेंट मान लेता हूं। और वही उसका लॉजिक है कि k इंटू के डैश मान लेते हैं कांस्टेंट, यानी कि k डैश। तो आपका जो Kc है ओरिजिनल इक्वेशन का, ध्यान से देखना, ये आपका Kc था ओरिजिनल इक्वेशन का। मैंने बोला H2O की कॉन्सेंट्रेशन भी एक कांस्टेंट है जिसको हमने बोला k डैश, Kc इंटू के डैश इज Kw, समझ रहे हो, ऐसे आता है Kw। अब क्लियर है, Kc इंटू के डैश इज Kw, और Kw एक्चुअली आपको क्या निकल के आया आप मुझे बताओ, सिर्फ प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, और क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। एंड एक्सपेरिमेंटली ये ढूंढा गया कि न्यूट्रल जब एक्चुअल लाइक आप एब्सोल्यूट आपके पास एक प्योर वाटर का सैंपल है, न्यूट्रल है पूरा, तो एक्सपेरिमेंटली पता किया गया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻14। तो इस टर्म को उन्होंने बोल दिया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोल दिया, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू बन गई 10⁻14। क्या ये बात समझ में आई, एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। अगेन नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू लाइक learn the derivation by heart. Yes, from your board's point of view they can ask you the derivation of course, which is not a big deal, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मैं आपको लाइन बाय लाइन मार्क भी करवा देता हूं, बट मेनली आपको सिर्फ एक वैल्यू याद कर लेनी है इसमें से। क्या वैल्यू याद करनी है, Kw की वैल्यू है 10⁻14, इतना याद रहेगा बच्चों। yes. तो वाटर यूनिक एबिलिटी है एसिड एज वेल एज बोथ एसिड एंड बेस। वाटर का स्प्लिटिंग इस तरह से हो गया, 2 मॉलिक्यूल थे पानी के, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्विलिब्रियम या इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको समझ में आ गया क्यों, क्योंकि हम इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दिया, आप बोलोगे ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर है वो ओमिट कर दिया डिनोमिनेटर से, Why? Because its concentration remains constant. ये जो लाइन है, ये जो 3 लाइन है, इसको फिर से पढ़ो। Concentration of water is omitted from the denominator. Why? Because it's a pure liquid and its concentration remains constant. इसको समझाने के लिए मैं सबसे आसान एक सेंटेंस बोलता हूं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं जाओ ओशन में, सी में, समुंदर जाओ या महासागर में से 4 बाल्टी पानी लेके आओ, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे 4 बाल्टी पानी निकालने से? बस यही है, तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत बड़ा नंबर है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, और उसमें से 2%, 1%, 0.5% ऐसा डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि बहुत ही वीक डिसोसिएशन है, तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ओरिजिनल की कॉन्सेंट्रेशन, अनडिसोसिएटेड की कॉन्सेंट्रेशन को तुमने कांस्टेंट मान लिया। समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको Kw यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल दिया। एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया 10⁻⁷ मोलार H+ का और 10⁻⁷ मोलार OH- का, तो इसीलिए ओवरऑल तुम्हारा बन गया 10⁻14 मोलार स्क्वायर। ये मत भूलना, दोनों मोलार मोलार है ना, मतलब इसको मैं मोल स्क्वायर पर DM रेज टू 6 ऐसा हो जाएगा ना, मोल पर DM³ द होल स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, इस तरह से होगा। मोल पर लीटर आपकी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर cc और 1000 ग्राम पर लीटर, मतलब वही हुआ 1000 ग्राम पानी 1 लीटर पानी के बराबर, 1 किलो 1 लीटर। मोलार मास 18 है। हमें यह भी मालूम है कि पानी का 1 किलो में 55.55 मोल आते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुका हूं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में, सबको आती है ये, आई एम वेरी श्योर, है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किस तरह का आएगा, 10⁻⁷ जो आयोन्स का कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन 55.55 जो अनडिसोसिएटेड का कॉन्सेंट्रेशन है,
तो हमारा ओवरऑल क्लोज टू 2 इंटू 10⁻⁹ आता है। इतनी छोटी वैल्यू आती है के डिसोसिएशन कांस्टेंट की, 10⁻⁹, इतनी छोटी वैल्यू। तो इसलिए कहां है इसकी टेंडेंसी, इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी किस तरफ है, टुवर्ड्स अनडिसोसिएटेड रहने की टेंडेंसी है। इसे वापस प्रूव हुआ कि जो मैंने यहां पे कहा था कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है अनडिसोसिएटेड वाले की रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या ये बात एकदम से वापस प्रूव हो गई? यस, है ना। अब ये जो हमको पता चला 10⁻⁴ जो पता चला, उसको यूज करके हमने पीएच स्केल को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया? पीएच स्केल को। पीएच लिटरली मींस पोटेंस डिहाइड्रोजन, ठीक है। द पावर ऑफ हाइड्रोजन, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट इट मींस। इट्स अ फ्रेंच टर्म, पोटेंस। तो पोटेंस बेसिकली मीन स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहां पर पीएच का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है? तो बहुत आसान डेफिनेशन है। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो फॉर्मूला ये है, pH इज नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयंस। एंड वी नो H मतलब लॉग निकालना कितना आसान है यार, लॉग निकालना कितना इजी है। लॉग निकालने तो सबको आता है। जैसे मैं बोलूं लॉग ऑफ 10⁻⁵, क्या होगा? लॉग ऑफ 10⁻⁵ इज -5, जो भी ये नंबर है वही आता है। और माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ -5, सिंपल। तो अगर तुमको क्वेश्चन में ऐसा दिया है, कैसा दिया है? समझो दिया है कि एक ऐसा एसिड का सैंपल था जिसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी 2 इंटू 10⁻⁻3, समझो। तो आपको पूछेगा इसका पीएच बताओ, कितना आएगा पीएच? 2.6990, सीधा आ जाएगा 3 माइनस लॉग 2, यानी कि 3 माइनस 0.3010, लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए इतनी, तो 2.6990, खत्म। log 2 is 0.3010, log 3 is 4771, log 4 is 6021, ये याद होने चाहिए वैल्यूज। log 5 is 7781, log 5 is 6990 ना, राइट। तो इस तरह से आपके पास जो भी वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली आपको उसके हिसाब से क्या निकालना है? पीएच निकालना है। पीएच क्यों निकालना है? बिकॉज पीएच स्केल इज एन इंडिकेटर ऑफ, पीएच वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। पीएच वैल्यू क्या करता है? एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। एसिड का मतलब लो पीएच, बेस का मतलब हाई पीएच। इसका उल्टा पीओएच, इसका उल्टा क्या होगा? पीओएच। बेस का पीओएच लो होगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, बेस में OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो पीओएच लो होता है। क्यों लो होता है? बिकॉज नेगेटिव लॉग है ना, ऑब्वियसली, तो मैथमेटिकली वो वैल्यू लो हो जाएगी, है ना। पीएच की रेंज, स्केल कितनी होती है? पीएच की स्केल होती है 0 to 14। मैथमेटिकली हम लोग 0 to 14 बोलते हैं, प्रैक्टिकली आप 1 to 14 भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली 0.2 या 0.1 पीएच पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली हम लोग 1 to 14 ही बोलते हैं, है ना। तो पीएच की रेंज कितनी है बच्चों? 0 to 14 रेंज है। तो 14 मतलब हाईली बेसिक हो गया, 0 मतलब हाईली एसिडिक हो गया, और 7 मतलब न्यूट्रल हो गया। किसी चीज का पीएच 7 है मतलब वो क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गया। हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ये अपने को पता है। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट पीएच हैज नो यूनिट्स। पीएच स्केल का मैंने 7 बोला, 7
क्या 7 मीटर लीटर कुछ नहीं बोला ना, 7 हो गया 3 हो गया, जो भी है पीएच की जो वैल्यू है वो एक प्योर नंबर है भाई, वो एक लोगैरिथम है। लोगैरिथम क्या है? लोगैरिथम एक प्योर नंबर है। क्या ये बात समझ में आई है ना? तो इसलिए पीएच स्केल जो है वो प्योर नंबर है, तो उसका यूनिट नहीं है। अगेन ये सारी फालतू बातें, बाकी आप सिर्फ रीड करो समझ में आ जाएगा। जैसे KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था, कितना था 10⁻⁻14, उसका तुम pKW निकालोगे यानी नेगेटिव लॉग ऑफ दैट, तो कितना आ जाएगा 14 आएगा, सीधी बात है ना? तो पीएच का जो सॉल्यूशन का जो भी पीएच है, बाय द वे पीएच को जब हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं ना, तो पीएच पेपर यूज करते हैं जहां पे कलर इंडिकेटर होता है। जैसे कि ये डीप कलर आपको डीप पर्पल टाइप का दिख रहा होगा, तो ये हाईली बेसिक पीएच को सिग्निफाई करता है। और ये डीप येलो कलर का आपको दिख रहा है जो आपके हाईली एसिडिक पीएच को सिग्निफाई करता है, ठीक है। और बीच में जो आपको ये दिख रहा है ये वाली स्ट्रिप, ठीक है, ये आपके न्यूट्रल रेंज को सिग्निफाई करती है। जैसे लिटमस पेपर होता है ना, एसिड और बेस, तो बेसिकली लिटमस पेपर वो सिर्फ रेड और ब्लू दो ही वेरिएशन दिखाता है वैसे तो, बट जो ट्रांजिशन कलर्स है उसके, जो ट्रांजिशन कलर्स है रेड और ब्लू से जो पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके बीच में भी बहुत सारे अलग कलर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, राइट। तो इसीलिए पीएच पेपर भी यूज किया जाता है। तो सिर्फ लिटमस पेपर नहीं, पीएच पेपर यूज करा, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है, राइट। और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो, पीएच मीटर यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, पीएच मीटर। आपने देखा होगा एड्स में, टीवी में एड में दिखा था, वो एक्वागार्ड का सेल्समैन आता है, कैंट आरओ वाला, वो आता है, भैया 1 गिलास पानी देना, और फिर वो मशीन में डाल के बताता है ना कि आपके घर के पानी का इतना पीएच है, राइट। बेसिकली पीएच मीटर सिंपल सा होता है, एक बहुत छोटा सा होता है, उसके अंदर बेसिकली आप ग्लास में पानी डालो और थर्मामीटर की तरह उसको लगा दो, आपको आंसर वो बता देता है, वैल्यू, कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ रैंडम चीजों के उन्होंने थोड़े से आपको पीएच वगैरह दिए हुए, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी क्लियरली डिफाइन करके दिया कि पीएच की स्केल जो है वो 14 तक ही होती है, बट अगर मैं सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दूं, एकदम मतलब सैचुरेटेड पॉइंट तक NaOH का सॉल्यूशन बना दूं, तो उसका पीएच एक्चुअली 14 पार कर जाता है। उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 15 तक पहुंच जाती है, बट फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पसेस आप बोल सकते हो 14, सबसे हाईली बेसिक। और यहां पर आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl1, जो मैंने आपको बताया आपके पेट का यानी कि स्टमक का एसिड, जिसके लिए आपको कभी कभी इनो पीना पड़ता है ना। इनो जो है वो बेसिकली आपके मेटालिक सॉल्ट्स जो होते हैं ना, उन्हीं से, वो अल्कलाइन सॉल्ट से बनता है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड की भी वैल्यू आपको याद कर लेनी है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है 7.4। बाकी यूरिन की इन्होंने दी नहीं है, यूरिन की स्लाइटली एसिडिक होती है, अराउंड 6 to 6.5 के रेंज में होती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये है आपके बेसिकली इनो, जो बेसिकली इनो है वो अब तो हम लोग इनो मतलब सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं, बट पुराने जमाने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डायरेक्टली दिया जाता था, अभी भी बहुत जगहों पे दिया जाता है एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली मैग्नीशियम का सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब हाइड्रोक्साइड है, जो बेस है ऑब्वियसली, राइट। सो दैट इज योर एसिड्स एंड बेसिस डन। ओके, लास्ट पार्ट we'll cover this also and then we'll stop. Ionization constants of weak acids and weak bases. इसके लिए जरा अपन यूज करते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। समझो आपके पास ये एसिड है जो H+ और X- दे रहा है आपको, वीक एसिड है, तो इसलिए ये रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। सपोज आपके पास ये एक बेस है जो अगेन आपको B+ और OH- दे रहा है ना। इक्विलिब्रियम बोलता है कि इसका Kc कैसा लिखने का, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू X- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HX का कॉन्सेंट्रेशन। यस और नो, अग्रीड ना, इसमें तो कुछ नया नहीं लिखा मैंने,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यस और नो बच्चों? इसको कैसा लिखने का बेस के लिए? बी प्लस ओ एच माइनस एंड बी ओ एच रिएक्टेंट, ये भी सही है। बस फर्क ये है कि पहले केसी लिखते थे, अब एसिड के लिए के ए लिखने का, बेस के लिए के बी लिखने का, बस इतना ही है, कुछ नया नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? क्या मैंने कुछ चेंज किया ओरिजिनल फॉर्मूला में? मैंने कुछ चेंजेस किए? कुछ नहीं, सिर्फ मैंने जो सिंबल था उसको चेंज कर दिया। अब उसको मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोलूंगा। चेक करो, कंसिडर अ वीक एसिड HX, पार्शियली डिसोसिएटेड है, कैसा दिखता है? HX प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम प्लस X माइनस। आप बोलोगे ठीक है, तो Ka की वैल्यू क्या आ गई? H प्लस X माइनस अपॉन HX, यस और नो? है ना? सेम लॉजिक से मैं Kb का वैल्यू भी लिख दिया, सेम टू सेम लॉजिक से मैंने Kb का वैल्यू भी लिख दिया। कहां गया ये वाला? आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, कंसिडर दिस बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, Kb का वैल्यू ये है ना। ये पार्ट अगर आपको इजीली आता है तो अगला जो पार्ट है जो हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं उसको, उसमें अपन इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कोरिलेट करेंगे। किससे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। वो अपन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे।